संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मनोज सोनी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कार्यकाल पूरा होने से पहले ही मनोज सोनी ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है। खास बात यह है कि उन्होंने जून महीने में ही अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेज दिया था, जबकि उनका कार्यकाल 2029 तक था। और हमारे संवाददाता रजनीश इसी खबर पर ज्यादा डिटेल के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रजनीश, जून में इस्तीफा उन्होंने दिया था, अब यह खबर सामने आई है, क्या कारण बताया गया इसका? देखिए, यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी ने व्यक्तिगत कारणों से अपना इस्तीफा पिछले महीने राष्ट्रपति को भेजा था। अभी ये जानकारी सामने नहीं आई है कि उनका इस्तीफा स्वीकार हो गया है, लेकिन जून के आखिरी हफ्ते में उन्होंने इस्तीफा दिया था। पर्सनल रीजन बताया था और ये बताया जा रहा है कि अक्षरधाम जो सोसाइटी है उसका एक बहुत पवित्र सेक्ट है अनुपम मिशन, उसके साथ वो जुड़े हुए थे कार्यकाल में रहते हुए भी, और वो ज्यादा से ज्यादा समय अनुपम मिशन को देना चाहते हैं। इसके अलावा धार्मिक कामों में और राइटिंग लेखन का उनका काम है, उसको वो ज्यादा समय देना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने करीब 5 साल पहले, क्योंकि 2029 के सितंबर के महीने तक उनका कार्यकाल था, तो ऐसे समझा जा सकता है कि 5 साल से ज्यादा का समय उनके कार्यकाल का बचा हुआ था, लेकिन धार्मिक कामों और राइटिंग के काम की वजह से उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को पिछले महीने भेज दिया। ठीक है रजनीश, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और चलिए बात करते हैं सुलगते बांग्लादेश की, क्योंकि आरक्षण के खिलाफ बांग्लादेश में इस वक्त गृह युद्ध छिड़ा हुआ लगातार हर रोज हालात खराब हो रहे हैं। जी हां, गृह युद्ध के बाद बांग्लादेश के हालात बहुत खराब है। बड़ी खबर क्या आप देखिए, बांग्लादेश हिंसा में 105 लोगों की अभी तक मौत। पूरे बांग्लादेश में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। बांग्लादेश में आज भी इंटरनेट सेवा बंद है। आवाज जरा सुनिए आप, प्रदर्शनकारियों की, ज्यादातर इसमें से छात्र हैं। आज ढाका आने जाने वाली ट्रेनों को बंद करने का फैसला। आज मेट्रो रेल सेवा को भी बंद रखा गया है। आगजनी, तोड़फोड़, ये तस्वीर इस वक्त बांग्लादेश की राजधानी ढाका की आप देखिए। ऊपर से आपको मेट्रो गुजरती नजर आ रही है, और ये देखिए कैसे प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। ट्रैक के पास आपको चारों तरफ आग ही आग नजर आ रही है। तो बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ की जो भयावह आग भड़की है, उसकी जद में आज पूरा देश आ चुका है। ढाका समेत बांग्लादेश के कई शहरों से जो खबरें आ रही हैं वो चिंता में डालने वाली है, दिल दहला देने वाली है। संकट में आखिर कैसे बांग्लादेश आ गया है, ये आप समझिए। अभी तक हुआ क्या है, आरक्षण के खिलाफ जो आग भड़की है इसमें अभी तक 105 लोगों की मौत हो गई है, और सिर्फ एक दिन की बात करें तो 24 घंटे में 52 लोगों की मौत हो गई। हालात आप समझिए जरा इन आंकड़ों से। 3000 से ज्यादा घायल हो गए हैं। टीवी न्यूज चैनल ऑफ एयर कर दिए गए हैं। इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क सब कुछ बंद कर दिया गया है। रेल और मेट्रो की सेवाएं भी बंद हो गई है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से तस्वीर भी हमने आपको दिखाया, कैसे रेलवे और मेट्रो को भी नहीं बख्शा जा रहा, आग के हवाले किया जा रहा है। यह हालात इस वक्त बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर विरोध बहुत ज्यादा हिंसक हो चला है। सेना के उतरने से भी फिलहाल हालात नहीं संभल रहे। प्रदर्शनकारी छात्र काबू में नहीं आ रहे हैं। सेना और पुलिस को करनी पड़ रही है फायरिंग, और इस फायरिंग में अब तक 105 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। तस्वीरें आपके सामने, कैसे बांग्लादेश के अलग अलग शहरों में लोग उतर गए हैं। ये तस्वीरें ढाका की, जहां पर लोग आगजनी कर रहे हैं, और हालात को काबू करने के लिए इन विरोध प्रदर्शनों पर जो लोग सड़कों पर विरोध कर रहे हैं उन पर सेना और पुलिस अंधाधुंध फायरिंग कर रही है। और इस फायरिंग में अब तक 105 लोगों की मौत हो गई है, और विरोध स्वरूप जो पुलिस की गाड़ियां हैं, सरकारी संपत्तियां हैं, उनको चलाया जा रहा है। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, बांग्लादेश की राजधानी ढाका की तस्वीरें आप जरा देखिए। भीषण आगजनी हो गई है, पुलिस की गाड़ियों को नहीं बख्शा जा रहा है। आगजनी, पथराव, सड़कों पर बड़ी संख्या में छात्र उतरे हुए हैं। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बांग्लादेश में हिंसा के बीच भारतीयों की वतन वापसी कराई जा रही है। बांग्लादेश से भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। रात 8 बजे 245 भारतीयों को बांग्लादेश से बंगाल लाया गया है। बांग्लादेश हिंसा में अब तक 105 लोगों की मौत हो चुकी है, और बिगड़ते हालात के बीच ये फैसला लिया गया है।
और ये तस्वीरें आपके सामने किस तरह से पूरा बांग्लादेश जल रहा है। ढाका की तस्वीरें, सड़क पर आगजनी की जा रही है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, पूरे देशव्यापी कर्फ्यू लगा दिया गया और कर्फ्यू को तोड़ते हुए भीड़ सड़क पर आ रही है। और इसी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस और सेना ने मोर्चा संभाला है, लेकिन हालात नहीं संभल रहे हैं। फायरिंग करनी पड़ रही है, लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और इस बीच भारतीयों की वतन वापसी भी कराई जा रही है। नेट नहीं चल रहा है, नेट बंद है, फिर बहुत तकलीफ हो रहा है बांग्लादेश में। कोई खबर हमारे पास भी नहीं है, नेट चल रहा है नहीं, नेट के बिना कोई खबर नहीं है हमारे पास। तो आप वहाँ पे कौन सा पढ़ाई कर रहे थे? मैं तो मेडिकल वीज़ा में आया, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मम्मी के साथ आया। अच्छा, ट्रीटमेंट करने के लिए आया, पढ़ाई नहीं, मैं बिजनेस करती हूँ। अच्छा, तो आप बांग्लादेश में रहते हैं मगर इंडिया मम्मी के ट्रीटमेंट के लिए आया। तो देश में अभी जो कहाँ से आ रहे हैं आप बांग्लादेश में? पास में ही ठाकुरगांव जिला। तो क्या देश का पूरा स्थिति कैसा है? अभी बहुत प्रॉब्लम में है देश, बहुत तकलीफ में है। अच्छा, कोई खबर ही नहीं है, नेट नहीं चल रहा है ना, इसलिए मतलब क्या चल रहा है देश में पता नहीं है। अच्छा, यही है। ठीक है, थैंक यू। तो इस छात्र को आप सुन रहे थे, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत परेशानी है, बहुत तकलीफ है। दरअसल बांग्लादेश में मौजूद ये भारतीय छात्र था जो कि भारत वापस लौटा। अभी तक कुल मिलाकर 245 भारतीय छात्र स्वदेश वापस लौट चुके हैं और उनमें से एक ने आप बीती सुनाई, क्या देखा, क्या उसने सुना, वो सब कुछ बताते हुए बांग्लादेश में प्रदर्शन की वजह क्या है ये आप जानिए। इस साल 80% कोटा सिस्टम लागू हुआ है। दरअसल स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को, उनके वंशजों को 30% आरक्षण पर फैसला लिया गया। पिछड़े जिलों के लिए 40% आरक्षण है, महिलाओं के लिए 10% आरक्षण है और सामान्य छात्रों के लिए 20% आरक्षण है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो 56% जो आरक्षण है वो इस वक्त सरकारी नौकरियों में है, जिसे घटाने की मांग या आक्रोशित छात्र कर रहे हैं। और बेहद अहम खबर यह कि आज आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी सुरक्षा का जायजा लेंगे, आर्मी कमांडर के साथ बैठक भी करेंगे। सेना प्रमुख आर्मी चीफ बनने के बाद ये जनरल द्विवेदी की दूसरी यात्रा होगी। कल पीएम मोदी को जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात के बारे में उन्होंने जानकारी भी दी है और पिछले 1.5 महीनों में जम्मू कश्मीर में कई बड़ी आतंकी घटनाओं को आतंकियों ने अंजाम दिया था। उसके बाद ये दौरा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप देखिए, आपको बता दें कि आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी का ये दौरा है, आर्मी कमांडर के साथ बैठक करेंगे आर्मी चीफ और आर्मी चीफ बनने के बाद ये जनरल द्विवेदी की दूसरी यात्रा है। कल पीएम मोदी को जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात के बारे में भी जानकारी दी गई है और सीधा रुख करते हैं अंजू निर्वाण इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है पूरी जानकारी के साथ। अंजू, किस लिहाज से आर्मी चीफ का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं और खासतौर से जम्मू रीजन में जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं, उसको देखते हुए जो सेना प्रमुख है जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज वो जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 30 जून को ही उन्होंने आर्मी चीफ का पद ग्रहण किया था और उसके बाद आपको बता दें कि ये उनकी दूसरी विजिट होगी। और कल सीसीएस की बैठक हुई थी और सीसीएस की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी थे, अमित शाह भी थे। तो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये पूरी बैठक हुई थी, जिसमें सेना प्रमुख ने कल प्रधानमंत्री मोदी को जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं उसके बारे में जानकारी दी थी। और उसके बाद ये तय हुआ कि आज सेना प्रमुख जो है वो वहां पर जाएंगे जम्मू कश्मीर में। और इस तरह से आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में भी लगातार जो फोर्सेस की जो डिप्लॉयमेंट है, ट्रुप्स की जो संख्या है वो बढ़ाई गई है और 3000 से लेकर 4000 तक जवान तैनात किए गए हैं। साथ में 500 पैरा ट्रूपर्स भी उसमें शामिल है। तो इस तरीके से फोर्सेस की जो डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ाई जा रही है अभी के हालात को देखते हैं और इस वजह से जो सेना प्रमुख है वो जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। बिल्कुल अंजू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हाल फिलहाल में जिस तरह से आतंकी हमले बढ़े, इस लिहाज से भी आर्मी चीफ का दौरा काफी है।
और इसी खबर से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर में जवानों की तैनाती बढ़ाई गई है। सूत्रों के हवाले से खबर, आतंकी हमलों से निपटने के लिए ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। जम्मू क्षेत्र में सेना की नई ब्रिगेड की तैनाती कर दी गई है। जम्मू क्षेत्र में सेना के करीब 4000 जवानों को तैनात किया गया। 3 बटालियन और पैरा कमांडोज को भी इस बीच तैनात करने का फैसला लिया गया। और तस्वीरें आपके सामने, जम्मू कश्मीर में कई आतंकी घटनाएं देखने को मिली हैं और उसके बाद सुरक्षा के मद्देनजर इन 4000 जवानों की तैनाती के आदेश दे दिए गए। तो जिस तरह से जम्मू के रीजन में हाल फिलहाल में आतंकी हमले बढ़े, उसके बाद जम्मू इलाके में घुसपैठ कर चुके आतंकवादियों से निपटने के लिए भारतीय सेना ने 4000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती का फैसला किया है। सेना ने जम्मू में एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर, 3 बटालियन और कुछ पैरा एसएफ की टीम को भी तैनात किया है। जो जानकारी सामने आ रही, तो बचेंगे नहीं आतंकी। खबर क्या है, अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है और इसमें एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर, 3 बटालियन और साथ ही साथ 4000 जवान कुल मिलाकर इसमें है जो कि तैनात किए गए हैं। 500 पैरा कमांडोज हैं जिनकी तैनाती की गई है। कौन कौन से जवान हैं जिनको तैनात किया गया है? रोमियो CICT, इसके अलावा डेल्टा CICT, 26 इन्फेंट्री डिवीजन और इसके अलावा 25 इन्फेंट्री डिवीजन को तैनात करने का फैसला लिया गया। रोमियो फोर्स के बारे में आप जानिए, पुंछ, राजौरी और रियासी में तैनात करने का फैसला लिया गया। और इसके अलावा डेल्टा फोर्स को कहां पर तैनात किया जा रहा है? डोडा, रामबन, उधमपुर और किश्तवाड़ में तैनात किया जा रहा है। कुल मिलाकर जम्मू रीजन में जहां पर आतंकी अपनी घुसपैठ बढ़ा रहे हैं, वहां पर अब निपटने के लिए यह बड़ा फैसला। और खबर असम से, जहां पर असम में मुस्लिम आबादी को लेकर सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने बहुत बड़ा दावा किया है। 2041 तक मुस्लिम बहुसंख्यक राज्य बन जाएगा असम, ये कहना सीएम का। असम में हर साल लगभग हर 10 साल में मुस्लिमों की आबादी 22 लाख की तादाद में बढ़ रही है। हेमंता सरकार ने पुराने मुस्लिम विवाह और तलाक कानून को रद्द करने के दूसरे ही दिन राज्य में मुस्लिमों की आबादी से जुड़ा एक और बड़ा दावा कर दिया है। गुवाहाटी में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार असम में कुल मुस्लिम आबादी 1 करोड़ 7 लाख थी, जो कि राज्य की कुल जनसंख्या 3 करोड़ 12 लाख निवासियों का 34.22% थी। लेकिन असम में मुस्लिमों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अब यहाँ मुसलमान अब 40% हो गए हैं। असम में हर 10 वर्ष में मुस्लिमों की आबादी 22 लाख बढ़ रही है। राज्य में 2011 से 2021 के बीच 22 लाख मुसलमान बढ़े हैं। इस हिसाब से 2021 से 2031 तक 22 लाख मुसलमान और बढ़ेंगे। 2031 से 2041 तक मुस्लिमों की आबादी में 22 लाख का और इजाफा होगा। हेमंता ने कहा, ऐसा ही जारी रहा तो असम मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी वाला राज्य बन जाएगा। और हेमंता बिस्वा शर्मा के इस बयान पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी समेत मुस्लिम धर्म गुरुओं ने आपत्ति जाहिर की थी। हेमंता के बयान ने कैसे राजनीतिक गलियारों का तापमान बढ़ा दिया, ये रिपोर्ट आप देखिए। आसाम के मुख्यमंत्री जो है भारत के टॉप 5 झूठों में शुमार होते हैं। झूठे हैं वो और नफरत करते हैं आसाम के मुसलमानों से। इतना झूठ बोल रहे और इनके झूठ की वजह से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे ऑफिसर्स मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं। असम के CM साहब को जो करना है उनका काम है वो तो नहीं करते वो, और जिस काम को ना करने से भी चलेगा या ज़रूरत नहीं है उसके लिए वो ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। जो अदरकारी चीज़ है उसको लाके CM साहब एक चमक दिखाना चाहते हैं। जब हमारे यहाँ बॉर्डर्स इतने मजबूत हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो ये इंसान कैसे घुस जाते हैं? और डेमोग्राफी चेंज कैसे हो रही है? जो लोग घुसपैठिए हैं उनके आधार कार्ड कैसे बन जाते हैं, उनके पहचान पत्र कैसे बन जाते हैं? अगर 12 से 40 हो गए या कुछ जिलों में जैसे वो कहते हैं कि जी 70% आबादी होगी मुसलमानों की, तो ये आबादी आपने सरकारी आंकड़ों के हिसाब से तो बताइए ना। और पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चप्पल दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए।
शुभेंदु अधिकारी बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलने नदिया जिले के गंगापुर पहुंचे थे। उन्हें देखकर टीएमसी कार्यकर्ता जय बांग्ला और चोर चोर के नारे लगाने लगे। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी भड़क गए और टीएमसी कार्यकर्ताओं की तरफ चप्पल दिखाते हुए आगे बढ़ने लगे। इस दौरान माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। शुभेंदु अधिकारी के सुरक्षा कर्मियों और केंद्रीय बल के जवानों ने माहौल को संभाला और उन्हें उनकी गाड़ी तक ले गए। स्थानीय पुलिस ने भी तृणमूल कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी रवाना हो गए। शुभेंदु अधिकारी का ये वीडियो टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, इसका क्या मतलब है? ये तो सर्वनाश है। और शुभेंदु अधिकारी के सबका साथ सबका विकास वाले बयान पर टीवी9 से बोले बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी। शुभेंदु की बात गंभीरता से नहीं लेनी चाहिए, जमाल सिद्दीकी का ये बयान। शुभेंदु पार्टी में नए आए हैं। जमाल सिद्दीकी की तरफ से कहा गया, हमारे लिए पहले देश और फिर पार्टी है। बीजेपी का लक्ष्य हमेशा से सबका विकास रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सबके साथ सबके विकास को लेकर काम किया है और भारतीय जनता पार्टी स्थापना ही अंत्योदय के लिए हुई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो हमारे संस्थापक हैं, उन्होंने हमेशा इस विचारधारा को आगे बढ़ाया है कि जो समाज का अंतिम आदमी है, शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, जो दुखियारा है, उसके लिए हम काम करें। तो ये जो उसके लिए हम सबका साथ सबका विकास का काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे शरीर में आत्मा होती है। अगर शरीर से आत्मा निकल जाए तो शरीर किसी काम का नहीं होता। तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के लिए सबका साथ सबका विकास है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा इसको आगे बढ़ाया है। उन्होंने हमेशा ये कहा है कि जो वोट देता है उसके लिए काम करेंगे, जो वोट नहीं देता है उसके लिए भी काम करेंगे। देश विकसित भारत बनना चाहिए। अगर विकसित भारत बनाना है तो हमें सभी को मजबूत बनाना पड़ेगा, सभी को शिक्षित करना पड़ेगा, सबको रोजगार देना पड़ेगा, सबको खुशहाल करना पड़ेगा और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन सर, शुभेंदु अधिकारी जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बयान को ही चैलेंज कर दिया। वो कह रहे हैं हम उसके साथ जो हमारे साथ, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि उनकी बात को इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में नए आए हुए हैं। मेरा ऐसा मानना है वो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को समझ रहे हैं और उस बात को उन्होंने भी अपने सफाई में दी है कि हमारा मकसद बोलने का ही नहीं था। और सबका साथ सबका विकास जो है ये तो मूल मंत्र हमारा है, इससे हम मुकर नहीं सकते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं हुई है। सत्ता प्राप्ति के लिए होती तो हम भी बहुत समझौते करते, देश कमजोर हो या देश टूटे हम इसकी फिक्र नहीं करते। लेकिन हमारे यहाँ हमारी विचारधारा जो है राष्ट्र प्रथम की है, पहले देश फिर पार्टी फिर हम। तो हम अपने लिए स्वार्थ के लिए काम नहीं करते हैं, हम सेवा के लिए सत्ता की कोशिश करते, सत्ता हमारे पास आए, सेवा हमारा मूल मंत्र है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि इस बात को उनको धीरे धीरे समझ में आएगा। भारतीय जनता पार्टी का अध्ययन जब वो करेंगे तो मुझे लगता है कि आगे ऐसी कोई बात नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं महाराष्ट्र में हो रही मूसलाधार बारिश की। मुंबई में आज सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। 15 से 20 मिनट की देरी से चल रही है मुंबई की लोकल ट्रेन, जो कि वहां की लाइफलाइन कही जाती है। प्रशासन ने एहतियातन लोगों को घरों में रहने की अपील की है। ज्यादा आवश्यक ना हो तो लोग घरों से बाहर ना निकले। और ये तस्वीर है आपके सामने, संवाददाता सुनील जाधव की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुंबई में सुबह से शुरू तेज बरसात के कारण कई सड़कों पे पानी भरना शुरू हो गया है। मैं भाईकला परिसर में खड़ा हूं और आप देख सकते हैं यहाँ पर सड़कों पर घुटने तक पानी जो है यहाँ पर भरा हुआ है और सड़कों के पास जो सड़कों पे गाड़ियाँ खड़ी है पूरी तरह गाड़ियाँ जो है उनके चक्के पानी में डूब गए हैं। तो दूसरी जगह देखा जाए तो यातायात जो है ट्रैफिक जो है यहाँ पर दिखी है क्योंकि पानी के वजह से जो गाड़ियों की रफ्तार है वो धीमी हो जा रही है, जिस वजह से मुंबई के आसपास शहरों में बड़े पैमाने में ट्रैफिक जाम दिखाई दे रहा है। तो दूसरी जगह देखा जाए तो तेज बरसात के कारण निचले हिस्सों में कई जगह पर पानी भर गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर इन पानियों में से गाड़ी जो है, गाड़ी चलाने वाले जो ड्राइवर है पानियों में से अंदाज
लेते हुए पानियों में से अपनी गाड़ी निकालते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वही प्रशासन ने अलर्ट मोड मुंबई के साथ आसपास के इलाकों में अलर्ट मोड दे गया है। निचले हिस्सों में कई जगह पर पानी भरने की आशंका बताई जा रही है, जिस वजह से प्रशासन ने अलर्ट मोड दे दिया है कि जरूरी काम हो तो ही बाहर निकले या अपने घर में सुरक्षित रहे। भारतवर्ष के लिए कैमरा पर्सन गणेश रहाटे के साथ सुनील जादव, मुंबई। तो मुंबई के भयावह हालात आपने देखे। उधर गुजरात के देवभूमि द्वारका की अगर बात की जाए, जमकर यहां पर बारिश हो रही है और इसकी वजह से कई नदियां उफान पर है, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। वडोदरा में बारिश की वजह से एक स्कूल की दीवार भी ढह गई। तस्वीरों से द्वारका में जलतांडव की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। सड़कों पर पानी ने डेरा जमा लिया है। कई जगहों पर जल भराव से आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने गुजरात के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से सतर्कता बरती जा रही है। गुजरात के पोरबंदर में भी पिछले कई दिनों से काफी तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर जल सैलाब नजर आ रहा है, गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं। हर तरफ जल भराव से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। दरअसल गुजरात के सौराष्ट्र में भारी बारिश के बाद पोरबंदर और जूनागढ़ जिलों के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। वहीं वडोदरा में भी लगातार तेज बारिश हो रही है। तेज बारिश की वजह से वडोदरा के इस स्कूल की एक दीवार गिर गई। कई बच्चों को हल्की चोटें भी आई। हालांकि गनीमत रही कि कोई बच्चा इस दीवार की चपेट में नहीं आया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। और गुजरात के पोरबंदर में भी भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इसकी वजह से शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक मुश्किलें बढ़ गई हैं। रिपोर्ट देखिए। शहर डूबा हुआ है, सड़क पर पानी भरा है, घर मकान दुकानें पानी में समा गई हैं। भारी बारिश के बाद पोरबंदर शहर की ये तस्वीरें आपके सामने, जहां जगह जगह पानी भर जाने की वजह से इंसानों के साथ साथ बेजुबानों तक की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कई घंटों तक पानी का निकास नहीं हो पाया। इस वजह से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई। कई जगहों पर पानी में फंसे लोगों को कैसे निकालने की कोशिश शुरू हुई, ये देखिए तस्वीरें। गुजरात के पोरबंदर शहर के कुछ हिस्सों में पिछले कुछ घंटों से तेज बारिश और इसी वजह से शहर में जल विस्फोट की ये स्थिति। तस्वीरें गुजरात के जामनगर की भी सामने आई। जामनगर में सैलाब से त्राहिमाम मचा है, हर तरफ पानी ही पानी है। कई इलाके पानी में समा चुके हैं। सड़क पर पानी भर जाने की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दरअसल भारी बारिश के बाद दक्षिण गुजरात की कई नदियों में उफान है। आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क किया। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में 22 जुलाई तक भारी बारिश होने की संभावना है। इधर तमिलनाडु की बात की जाए, तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद परेशानी बढ़ गई है। कई जगहों पर भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से पेड़ों के गिर जाने से रास्ते ब्लॉक हो गए। दक्षिण भारत में इस बार मानसून जमकर बरस रहा है। तमिलनाडु के नीलगिरी में पिछले कुछ घंटों के दौरान भारी बारिश हुई और कई जगहों पर लैंडस्लाइड भी हुआ। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते नीलगिरी के कई इलाकों में पेड़ भी उखड़ गए। पेड़ों के गिरने से सड़क बंद है, रास्ते भी अवरुद्ध हो गए। रास्तों और सड़क से पेड़ों को हटाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। सड़क को क्लियर करने के लिए कई टीमों को लगाया गया। मौसम विभाग ने नीलगिरी जिले के लिए भारी बारिश की चेतावनी पहले ही दे दी थी। मौसम विभाग ने अपने अलर्ट में पहले ही ये बता दिया था कि नीलगिरी जिले में कुछ स्थानों पर बहुत ज्यादा बारिश की संभावना है। वहीं कोयम्बटूर जिले के लिए भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। कोयम्बटूर के साथ साथ तिरुपुर, तैनी, दिंडीगुल, तेनकासी, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिलों के पहाड़ी क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अनुमान है। और गोवा के पास समुद्र में एक मालवाहक जहाज में भीषण आग लग गई। मालवाहक जहाज गुजरात से श्रीलंका जा रहा था। रिपोर्ट देखिए। मालवाहक जहाज की कंटेनर से आग की लपटें निकल रही हैं। आग जहाज के अगले हिस्से में लगी है। धुएं का गुबार साफ तौर पर देखा जा सकता है। पूरे जहाज पर कंटेनर लदा है और उन कंटेनरों में भीषण आग लगी है।
इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप आग बुझाने में जुटी है। हालात पर नजर रखने के लिए टोही डोर्नियर विमानों को भी लगाया गया है। ये मालवाहक जहाज गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से श्रीलंका के कोलंबो जा रहा था। गोवा से लगभग 102 नॉटिकल मील दूर मालवाहक जहाज में भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही भारतीय तटरक्षक बल एक्शन में आ गया और आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुट गया। जहाज पर खतरनाक सामान IMDG लदा हुआ है। शिप में आग कैसे लगी अभी इसका पता नहीं चल पाया है। शिप में आग लगने से चालक दल घबरा गया। इंडियन कोस्ट गार्ड को आग लगने की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही कोस्ट गार्ड की टीम मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने के काम में जुट गई। ICG डोर्नियर विमान को भी लगाया गया ताकि बचाव कार्य और तेजी से किया जा सके और आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। फिलहाल आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा रूट पर पड़ने वाली दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का जो आदेश दिया है उस पर सियासी बवाल शुरू हो गया। विपक्षी दल यूपी सरकार पर समाज को बांटने की कोशिश करने का आरोप लगा रहे हैं। कांवड़ यात्रा से पहले होटल, ढाबे और ठेलों पर नाम लिखने वाले फैसले की शुरुआत यूपी के मुजफ्फरनगर से हुई, लेकिन राजनीतिक दांवपेच और नफा नुकसान के दौर में मुजफ्फरनगर वेरिएंट का एक्सटेंशन नहीं रुका। अब पूरे उत्तर प्रदेश में ये फैसला एक मॉडल की तरह लागू कर दिया गया है। सीएम योगी ने क्या फैसला लिया है, इसे जान लीजिए। पूरे यूपी में कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगानी होगी। दुकानों पर संचालक का नाम और पहचान लिखना होगा। सरकार की दलील है कि कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया। हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। यूपी सरकार अपने नए फैसले के समर्थन में लाख दलीलें दे, लेकिन सच यही है इस मुद्दे पर बड़ा सियासी घमासान शुरू हो गया है। यूपी सरकार का आदेश ओबीसी को भी रास नहीं आ रहा है। अब मैं बोल दूं कि शराब की दुकानें बंद हो जाए पूरे रमजान में 30 दिन बंद कर दीजिए। इस सब के बीच 22 जुलाई से सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है और योगी सरकार के नेम प्लेट वाले फैसले से एनडीए के सहयोगी दल आरएलडी और जेडीयू किस कदर नाराज हैं, ये भी आपको इस रिपोर्ट में सुनाते हैं। देखिए। कांवड़ रूट पर दुकानों में नेम प्लेट लगाने के फरमान से एनडीए के सहयोगी जेडीयू सबसे ज्यादा नाराज है, तो वहीं जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी ने भी यूपी सरकार के फैसले का विरोध किया है और इसके पीछे उनके अपने तर्क हैं। दुकानों पर जाति और धर्म की बात लिखी जाना लिखना जो है ये किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं है, क्योंकि उन मार्गों पर तो तमाम माल आते हैं। अब जैसे लखनऊ में फिनिक्स माल है, लुलू माल है, ये क्या लिख दें, क्या नाम लिख दें, क्या धर्म लिख दें, क्या जातियाँ लिख दें। कि हम श्री नरेंद्र मोदी जी जो एनडीए के सर्वोच्च नेता हैं उनके साथ प्रतिबद्ध हैं, जिन्होंने ये डॉक्ट्रिन दिया है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। ये जो नियम बनाए जा रहे हैं ये उनकी मौलिक धारणा के से मेल नहीं खाते हैं। ये समीक्षा जरूर होनी चाहिए। जब सहयोगी पार्टियां इवन बीजेपी के भी हमारे साथ ही इस पर विचार करने के लिए कह रहे हैं तो इस पर विचार करना चाहिए। और वहीं यूपी में दुकान के बाहर नेम प्लेट लगाने के फैसले पर बोले बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी। नेम प्लेट लगाने से किसी का नुकसान नहीं है, आदेश सबके लिए है, सावधानी बरतने के लिए ऐसा किया गया। इसमें जो उन्होंने आदेश दिया है उनका सिर्फ मानना ये है कि लोगों की पहचान हो। पिछली बार भी हम लोगों ने देखा है कि कुछ लोग नाम बदलकर, पहचान बदलकर वहां आए और हमारे हिंदू भाइयों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया, देश को दंगे की आग में झोंकने का प्रयास किया। उस सावधानी को बरतते हुए इस बार मेरठ मुजफ्फरनगर के प्रशासन ने ये सोचा है, ये विचार किया है, ये उन्होंने कार्यक्रम बनाया है कि इस बार जितनी भी दुकानें होंगी, कोई मुसलमान की दुकानें नहीं, जितनी भी वहाँ दुकानें होंगी, जितने भी लोग वहाँ सेवा करने आएंगे, वहाँ पर उनकी पहचान होनी चाहिए। वो अपनी पहचान बता कर आए। मुझे लगता है कि हमारी नीयत ठीक है, तो हमें पहचान छुपाने की आवश्यकता क्या है। देश ने मुसलमानों को गले लगाया है, हिंदू भाई अपने बड़े भाई का फर्ज हमेशा निभाए हैं और इसीलिए सबसे ज्यादा खुशहाल मुसलमान कहीं अगर है दुनिया में तो भारत में है। सबसे ज्यादा सुरक्षित मुसलमान कहीं अगर है तो अपने बड़े भाई हिंदू के नेतृत्व में भारत में है। तो हम लोगों को चिंता करने की आवश्यकता क्या है। और उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के रूट पर आने वाली दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश पर
घमासान मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी बीजेपी पर पहले उपचुनाव से पहले राज्य में सांप्रदायिक माहौल बनाने का आरोप लगा रही है। लोगों में इस बात का निर्णय ले लिया है, इस देश में अब धर्म पर आधारित राजनीति नहीं होगी। अब राजनीति होगी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर, पीडीए को लेकर और महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर। ये तमाम मुद्दों पर राजनीति होगी और धर्म के आधार पर राजनीति। गलत तरीका है उनका, नहीं होना चाहिए। देश के संविधान, देश के कानून, देश की सारी मर्यादाओं के विरुद्ध है। हम लोग उसका पुरजोर विरोध करते हैं। इससे क्या समाज में बंटवारे की चुनाव के हार चुके हैं, हिम्मत हार चुके हैं, घबराहट है, सोच रहे हैं कि नफरत फैला के चुनाव जीतेंगे, लेकिन अब लोग बहुत जागरूक हैं। क्या इसके पीछे सरकार हो? तो कह रहे प्रशासन ने जारी किया था। तो सरकार से ऊपर है क्या प्रशासन? सरकार से ऊपर है। और वहीं यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार ने भी कांवड़ यात्रा मार्ग को लेकर आदेश को जारी कर दिया है और कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाने पीने का सामान बेचने वाले सभी दुकानदारों को अपनी नेम प्लेट लगाने का निर्देश दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वो उत्तराखंड के धार्मिक स्वरूप को देखते हुए ऐसा फैसला 12 जुलाई को ही कर चुके हैं और उत्तराखंड में भी कांवड़ रूट पर पड़ने वाले होटलों, ढाबों, दुकानों और ठेलों पर दुकानदारों को अपनी नेम प्लेट लगानी होगी, जिससे कांवड़ी को पता चल सके कि वो किससे सामान खरीद रहे हैं। नाम बदल के लोग जो है अपनी पहचान छुपा के जो है दुकान खोल रहे हैं या कोई अन्य कारोबार कर रहे हैं, तो ठीक नहीं है। सबका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। जो भी है अपनी पहचान छिपाने में किसी को क्या दिक्कत है? हरिद्वार पुलिस ने भी कल फरमान दिया है कि कांवड़ मार्ग पर सभी दुकानदार अपनी दुकान के प्रोपराइटर का नाम लिखेंगे। जो ऐसा नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जितने भी कांवड़ पटरी या कांवड़ के जो हाईवे है इसके निकट जितनी भी शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल ढाबे हैं और जो रेडी ठेली वाले हैं, उनका सबका सत्यापन करके जो उनके प्रोपराइटर्स के नाम हैं उसको उसमें इंगित करने के लिए हम लोग जोर दे रहे हैं। हरिद्वार में जिन दुकान मालिकों ने लापरवाही की है, पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। और आज झारखंड के दौरे पर रहेंगे देश के गृह मंत्री अमित शाह। कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी तैयारियों का भी जायजा लेंगे। रांची में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे अमित शाह। विधायकों और सांसदों के साथ भी बैठक करने का कार्यक्रम रखा गया है। इधर एनटीए आज दोपहर 12 बजे तक नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट दोबारा से घोषित करेगी। कहां पर और कैसे देख पाएंगे रिजल्ट, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। नीट यूजी परीक्षा में शामिल 23 लाख से ज्यादा छात्र आज एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एनटीए आज छात्रों के सेंटर और सिटी वाइज रिजल्ट वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड करेगी। हालांकि रिजल्ट अपलोड करते वक्त उम्मीदवारों की पहचान जाहिर नहीं की जाएगी। एनटीए नीट यूजी परीक्षा के नतीजे सेंटर वाइज और सिटी वाइज जारी करेगी। दरअसल 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को आज यानी 20 जुलाई दोपहर 12 बजे तक नीट यूजी के नतीजे दोबारा घोषित करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने एनटीए को नतीजे अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा था। साथ ही छात्रों की पहचान उजागर नहीं करने का भी आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही है। मामले में 40 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। कुछ याचिकाकर्ताओं की मांग है कि नीट परीक्षा को रद्द कर दिया जाए और नए सिरे से परीक्षा आयोजित करवाई जाए। नीट परीक्षा दोबारा आयोजित होगी या नहीं, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। इस मामले में अगली सुनवाई 22 जुलाई को सुबह 10:30 बजे होगी। और नीट पेपर लीक मामले में पटना एम्स ने बड़ी कार्रवाई की है। पटना एम्स से गिरफ्तार किए गए छात्र निलंबित कर दिए गए हैं। एम्स कमेटी ने इन छात्रों को निलंबित करने का फैसला किया है। सीबीआई ने पेपर लीक मामले में पटना एम्स के 4 छात्रों को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद अब यह कार्रवाई की गई है। और केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने रांची रिम्स मेडिकल कॉलेज के एक छात्रा को गिरफ्तार किया है। छात्रा पर लीक पेपर सॉल्व करने का आरोप लगा है।
रिम्स मेडिकल कॉलेज की छात्रा सुरभि कुमारी से पूछताछ के लिए सीबीआई की टीम हॉस्टल नंबर 3 पहुंची। हॉस्टल में पूछताछ करने के बाद सीबीआई ने सुरभि कुमारी को अपने दफ्तर बुलाया और फिर लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। सुरभि कुमारी MBBS सेकेंड ईयर की छात्रा है। आरोप है कि सुरभि कुमारी ने 5 मई को नीट का पेपर सॉल्व किया था। आरोप है कि पैसे देकर पेपर सॉल्व करवाया गया। आरोप है कि सुरभि कुमारी सॉल्वर मॉड्यूल की 5वीं सदस्य थी और नीट UG परीक्षा के दिन प्रश्न पत्र हल करने के लिए हजारीबाग में मौजूद थी। नीट पेपर लीक मामले में झारखंड के किसी मेडिकल कॉलेज से ये पहली गिरफ्तारी है। सीबीआई इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इस बीच पटना एम्स से गिरफ्तार MBBS के 4 छात्रों को निलंबित कर दिया गया है। चारों छात्र हॉस्टल के जिन कमरों में रहते थे उसे सील कर दिया है। सीबीआई आरोपी छात्रों के कॉल डिटेल्स भी खंगाल रही है ताकि ये पता चल सके कि पिछले 2-2.5 महीनों में उन लोगों ने किन किन लोगों से बात की है। और देश में आने वाले दिनों में जल्द ही 3 नए फ्रंट कॉरिडोर बनने जा रहे हैं। इन तीनों कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 4315 किलोमीटर होगी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की ओर से 2 ईस्ट कॉरिडोर और तीसरा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनने वाला है। इसे रेल मंत्रालय को भेज दिया गया है। इन तीनों कॉरिडोर के बन जाने से माल ढुलाई में 50% समय की बचत होगी। कॉरिडोर के बन जाने से देश के व्यापारियों को व्यापार करने में गति मिलेगी। ईस्ट कॉरिडोर के तहत खड़गपुर विजयवाड़ा कॉरिडोर तय हुआ है। इस कॉरिडोर की लंबाई 1078 किलोमीटर की होगी। वहीं ईस्ट कॉरिडोर के तहत ही दूसरा कॉरिडोर पालघर, भुसावल और दानकोनी के बीच होगा। इस कॉरिडोर की लंबाई 2106 किलोमीटर होगी। तीसरा कॉरिडोर इटारसी विजयवाड़ा के बीच बनेगा, जिसकी लंबाई महज 200 किलोमीटर की होगी। DFCC के प्रबंध निदेशक रविंद्र कुमार जैन ने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में बताया कि तीनों कॉरिडोर की कुल लंबाई 4315 किलोमीटर होगी। देश में ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, जो हमारे आज़ादी के बाद से आज तक कभी नहीं हुआ है।